वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। आज मुल्क की तारीख में पहली बार DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ अहम नकात आपको सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये सबका जमहूरी हक है। तकरीर का मतलब ये नहीं था। तकरीर का मतलब असल में मतन उसका ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज इंशाल्लाह नहीं होने दें। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। अरशद शरीफ साहब की वफात एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या है। जब साइफर का मामला सामने लाया गया तो अरशद शरीफ साहब ने उस पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, जिसके नतीजे में ये बात भी की गई कि शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया था। जो मेरे पास मालूमात हैं और तहकीक है, उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता सकता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। उनका जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से राब्ता था। जब वो बाहर गए, वहां से भी उनका राब्ता था। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ अहम पॉइंट्स जो कि आपने मुलाहिजा किए, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद समर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। समर, आपकी जानिब आऊँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हालात तो मुझे किसी बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चूँकि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो कि शुरू होना है कल लाहौर से, वो एक हफ़्ते बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और वैसे तो इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो मेरे पास इत्तलात थी, बाज़ाब्ता हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटीज़ के दरमियान मुलाकातें हुई, जिसमें गवर्नमेंट की साइड से अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ खटक साहब ने और असद कैसर साहब ने इन मुलाकातों के अंदर शिरकत की, जिसमें यह तय पाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद आने के लिए रास्ता दिया जाएगा। इस्लामाबाद के H9 मुकाम का तयन हो चुका था कि यहाँ पे आके धरना होगा, एक पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। यही वजह है कि इमरान खान साहब आज से 3-4 रोज़ पहले तक ये बयानात दे रहे थे कि लॉन्ग मार्च जो है इसमें फैमिलीज आएँ, इसमें एंटरटेनमेंट होगी, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, क्योंकि उनकी पहले से गवर्नमेंट के साथ ये कमिटमेंट हो चुकी थी कि वो किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा इस लॉन्ग मार्च के अंदर, या कोई ऐसी सूरत हाल ख़राब नहीं होगी। लेकिन अरशद शरीफ जो हमारे भाई थे, उनकी शहादत के बाद सूरत हाल ने बिल्कुल टर्न लिया है एक बहुत बड़ा, और मुकम्मल तौर पर हालात यकसर तब्दील हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं, उनके अंदर बड़ा गम और गुस्सा है अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके अंदर, अवाम के अंदर, एक आम आदमी के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा नज़र आया। मैं जनाजे पे था कुछ देर पहले, जनाजे के ऊपर भी जो लोग आए हुए थे वो इतना ज़्यादा उनमें गम और गुस्सा था अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल पर, शहीद के कत्ल पर। तो लोग जो हैं अब इस गुस्से को लेकर निकलेंगे। और शाइस्ता, जो बात मैं आपको बताऊँ, एक खबर मैं आपको दे रहा हूँ, नाजरीन के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, कि इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साले मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। तो उनके साथ KP पुलिस के एक एहलकार भी थे जो बावर्दी थे, जो गार्ड थे उनके साथ। तो उस बावर्दी गार्ड को जिस तरह से जाहिर है फायर उनसे हुआ था, उनकी गलती थी। तो वो जो वीडियो सामने आई कि उन्हें घसीट के गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है, पुलिस की गाड़ी के अंदर घसीट के डाला जा रहा है, तो वो घसीटने की वीडियो जो है वो आजकल KP में, मर्दान और सवाबी, इन शहरों के अंदर लोगों को, पर्टिकुलरली पुलिस को और आवाम को दिखाई जा रही है कि ये देखें हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बावर्दी पुलिस एहलकार के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने क्या सलूक किया है। तो बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस के लिए वो नफरत जो है वहां पे लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुझे लगता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च वाज सपोज्ड टू बी ए पुरअमन लॉन्ग मार्च, लेकिन अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं, लगता नहीं कि ये पुरअमन हो। खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई भी बड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। जिस तरफ इशारा कर रहे थे फैसल वाडा साहब, में उसको तो मैं बिल्कुल यानी कि मैं इतना क्रेडिबल नहीं मानूंगा उनकी बात को, लेकिन कोई जमहूरियत के साथ कोई हादसा हो सकता है।
सही, यानी आपको हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने देखा कि DGISI भी मौजूद थे, आपके ख्याल में इसकी क्या वर्थ है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखें, उन्होंने आके DGISI ने बड़ा क्लियर कहा कि मैं अपने ही रूल को वायलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि आई शुड नॉट बी विजिबल ऑन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन डिस्पाइट मुझे आना पड़ा, क्योंकि उनका मतलब यह था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो झूठ को सच साबित किया जा रहा है, और इस वक्त मुझे आके इसको डिफेंड करना इसलिए पड़ रहा है कि अगर ये तनकीद मेरे ऊपर होती तो मैं कभी भी ना आता। लेकिन क्योंकि ये तनकीद मेरे अदारे के ऊपर है, दुनिया का नंबर 1 अदारा है इंटेलिजेंस का, और उसके साथ फिर शहीदों को जिस तरीके से बात की जाती है, शहीदों के लिए मुझे आना पड़ा और मैं इसको डिफेंड कर और क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बड़ी क्लियर एक दो बातें की जिसके लिए वायदे थे कि जी पॉलिटिकल हमने कब से 21 अक्टूबर 2021 से शुरू किया हुआ है, वी आर वेरी फर्म। और एक तासुद के शायद ये सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ की मर्जी थी, नहीं बल्कि ये तमाम आला क़यादत की मर्जी, और ये अब चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कमांडर बैठे हुए हैं जो 10-15 साल और सर्विस करेंगे, तो जिसकी वजह से ये नहीं कहना चाहिए कि अगर चेंज हो चीफ आर्मी स्टाफ तो शायद ये बदली। सो द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट, और हम कोई आइन और कानून के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। और यही इमरान साहब को नाराज़गी थी कि वो चाहते थे कि आइन और कानून के बारे में कोई बात की जाए या तो चेंज किया जाए, तो हम इस पर नहीं किया, और हमारे मार्च में बड़ा प्रेशर भी था। लेकिन इसके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो ठीक है, बात हो गई, लेकिन जो हम अब बात कर रहे हैं कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, एज ए ट्रू पाकिस्तानी मैं इसको बहुत सीरियस ले रहा हूँ, और इसके लिए ख़ास तौर पे जिस तरह आज इश्ताल था, मैंने तो टीवी पे देखा है, लेकिन अब ये बता रहे थे जिस तरह के वहाँ के नारे लग रहे थे जी, ये इश्ताल अंगेजी नहीं करनी चाहिए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राना सनाउल्लाह अवाम को इश्ताल दिला रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अल्फाज के इमरान का मकरू चेहरा, ये नासूर, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ही मस्ट हिज कीप माउथ शट। ये मुल्क के लिए जुल्म नहीं करें, ये पाकिस्तानी इंडियन अवाम नहीं आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम जा रहे हैं, और पाकिस्तान के आगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ खड़ी हुई हैं, इसलिए इसको सीरियसली लें। अगर पुरअमन जा रहे हैं, आइन कानून में वो जा रहे हैं, तो उनको जाने दें। जहाँ पर वो आइन को तोड़ते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, और आप तरीके से रोकें। लेकिन अगर किसी ने ट्रिगर है कि जिस तरीके से KPK की सिपाही को यूनिफॉर्म में मारा गया, घसीटा गया, इससे नफरतें बढ़ रही हैं, इसको ख़त्म करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की है, और उस पर इंटीरियर मिनिस्टर हैज़ टू प्ले अ वेरी मेजर पार्ट। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में ये शिकवा था या फिर तंबीह थी? नहीं, शिकवा था, तंबीह तो उसमें कुछ भी नहीं थी। वो तो ये कह रहे थे कि झूठ इतना फैलाया जा रहा है कि उसमें सच दब गया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के इदारों को इस सतह पर पहुंचा दिया गया है कि उनको अपनी वजाहत देनी पड़ती है। ये सिर्फ फ़ौज के साथ नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ देखें, आप अदलिया के साथ देखें, क्या किया गया अदलिया के साथ भी। रात को अदालतें खुलती हैं, मैंने कौन सा जुर्म किया था, भाई आपने आइन तोड़ा था, मैं उस एडिशनल सेशन जज को नहीं छोड़ूंगा, फिर तौहीन अदालत। किस इदारे को माफ़ किया गया है? किसी एक इदारे की बात करेंगे हम। इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो क्या उनकी गुफ्तगू और ज़ुबान से महफूज रह सके हैं पिछले 6 माह में? एक कॉन्स्टेंटली वो पाकिस्तान के हर इदारे पर हमला कर रहे हैं, फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने लूज टॉक की, मीर जाफ़र वाली, मीर सादिक वाली, न्यूट्रल जानवर होता है, ये क्या गुफ्तगू है जो वो जलसों में करते हैं, और फिर हम यहाँ बैठ कर कहते हैं कि उनका आईनी जमहूरी हक़ है कि वो पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करें, उनको गालियाँ देने का एक जमहूरी हक़, गालियाँ देना एक जमहूरी हक़ है, बल्कि शिकवा किया है। बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखा है कि देखें हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, और एक जो सियासी जमात का सरबराह है वो मुसलसल हमारे आईनी किरदार को ही हमारा जुर्म बनाई जा रहा है।
और वो कह रहे हैं कि जी चौकीदार का क्या काम है, चोर आ जाए तो चौकीदार जो है वो खामोश रह सकता है। कैसी मिसालें देकर क्या करे? फौज निकल के बाकी सारे सियासतदानों को इमरान खान के लिए मार दे और कहे कि जी ये हमारा काम था। जैसे कि IGP ISI ने कहा कि जब मुझसे पूछा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। उन्होंने कहा नहीं, अपोजिशन है, इसको अंदर कर दिया जाए सारों को। तो मेरा मतलब इस माइंडसेट के साथ जब एक वज़ीर आज़म DG ISI को कहे कि सारी अपोजिशन को अंदर कर दो और वो आगे ये नैरेटिव बिल्ड करे, तो मुझे तो ये शिकवा लगा है, तंबीह नहीं लगी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात के सरबराह ने पाकिस्तान के इदारों को इस नहज पे पहुँचा दिया है और हम फिर उसको डिफेंड भी करते हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको ये जुबान इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए इदारों के खिलाफ। आपके ख्याल में ये शिकवा था, तंबीह नहीं थी? समर, मैं डॉक्टर नाजिर का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। डॉक्टर नाजिर, आज जो सवालात उठाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके ख्याल में क्या खान साहब इसका जवाब देंगे? उन्हें देना चाहिए इन सवालों के जवाबात? जवाब वो खुद तो नहीं दे रहे, लेकिन उनके लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग कर रहे हैं, और वो बड़ी मायूसकुन हैं जो भी वो बातें कर रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी सफाइयाँ ऐसी पेश कर रहे हैं कि जैसे ये कोई बहुत गलत काम हो गया है। वहाँ पर बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि वो, चूँकि आज जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बात भी कही गई कि जी पेशावर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल देकर उनको अरशद शरीफ को रवाना किया गया था और जो KP गवर्नमेंट है वो उसमें शामिल थी। तो उस पर बैरिस्टर साहब जो है वो दे रहे हैं कि जी तमाम एयरपोर्ट तो वफाक के कब्ज़े में। यानी ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे कि ये वफाकी इदारों को, वफाकी हुकूमत को, इस्लामाबाद को किसी तरह से भी ये निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। यानी अभी जो तवक्का थी मुझे कि इस इतनी जिसको कहा जाए ना वाशगाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके दिमाग ठिकाने आ जाने चाहिए थे, लेकिन जो मुझे लगता यही है कि PTI के लोगों में सोचने समझने की चूँकि ना सलाहियत है ना सीखने की सलाहियत है, इसलिए वो इतने वाज़े पैगाम को भी नहीं समझ रहे हैं कि आज DG ISPR ने और अपने ISI के सरबराह ने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी है कि इमरान खान का बयानिया जो कि द्रोह गोई पर मबनी था वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है। और यही आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सबसे बड़ा जो हासिल है, सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो 2-3 है। उसमें एक पहली बात तो यही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान के झूठ पे मबनी बयानियों को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, ये एक्सपोज करना ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज किया गया। अच्छा, उस झूठ के बयानिए में 2 चीज़ें आज इन लोगों ने, जो हमारे सीनियर फौज के अफसरान हैं, इन्होंने वाजे की हैं। एक तो यही कि जो इनका साइफर का झूठ का बयानिया था उसको हालांकि पहले हमारे इदारे बार बार कहते रहे कि ये गलत है, लेकिन आज उस बात को फिर दोबारा दोहराया गया कि ये साइफर का या इस तरह की साजिश का, रिजीम चेंज की साजिश का कोई वजूद नहीं था और ये पिछले 6 महीने से वो झूठ का बयानिया चलाए चले जा रहे हैं। और दूसरा जो इसका पहलू था इस झूठे बयानिए का जिसको आज एक्सपोज किया गया, वो जो ये गद्दारी का जो बयानिया है ना, मीर जाफर, मीर सादिक और वटेवर ये जो इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी तनकीद करना, तनकीद हम भी करते हैं, हम इदारों पे भी करते हैं, मैं खुद करता हूँ, फौज पे, अदलिया पे कर सकते हैं, लेकिन तनकीद करना एक बात है, लेकिन उनको गद्दार कहना दूसरी बात है। हम कभी भी अपने लोगों को गद्दार नहीं कहेंगे। मैं कभी फौज को गद्दार नहीं कहूंगा या अदलिया को गद्दार नहीं कहूंगा या इलेक्शन कमीशन को गद्दार नहीं कहूंगा या सियासी रहनुमा, लेकिन ये तो सबको कहते रहे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। समर जी, देखिए एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने कही कि इतनी अहम और बड़ी संजीदा नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसे सीरियस लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो सीरियस लिया गया है। शिकवे को भी सीरियस तौर पे लिया गया है और तंबीह समझ के भी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चूँकि पहले ये आ रही थी इत्तला कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देंगे, चूँकि सीधा बराह रास्त जो है तमाम चीज़ें इमरान खान के हवाले से उन्हें एक्सपोज किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। खान साहब की तरफ से चुप साध ली गई है। शाह महमूद कुरैशी जैसे पूरी पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव स्पीकर नहीं हैं, उनसे एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, तो विशोज़ के उन्होंने ठीक ठाक इसका असर लिया है। दूसरा, क्विकली मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि ये जो मामला है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त, बल्कि पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर हम ना इस्लामाबाद को फ़तह करने के चक्कर में हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लोग लगे हुए हैं कि इस्लामाबाद को फ़तह कर लें। आज चूँकि हम यौम स्याह भी मना रहे हैं मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो भारतीय कब्ज़ा था, भारतीय तसल्लुत, आज के दिन भारतीय फ़ौज दाखिल हुई थी 1947 में कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर पे फ़ौजें चढ़ा दी थी, तो वहाँ भारत कश्मीर की तकसीम करके मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट्स बना के कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करके वहाँ पे अपने कब्ज़े को मजबूत करने का सोच रहा है कश्मीर के ऊपर। हम यहाँ अभी इस्लामाबाद के ऊपर कभी एक पॉलिटिकल पार्टी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी कौन
तो यहाँ इस्लामाबाद पे कब्जे की कोशिशें हो रही है, वहाँ वो कश्मीर पे अपने कब्जे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे से सबको आंखें खोलनी चाहिए तमाम चीज़ों को देखते हुए। सही। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखें, शायद तक जो मेन DGIC का एक और पॉइंट है कि ये जो खतरनाक सिचुएशन है ना कि फौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो 5th जनरेशन वॉर का अटैक हुआ है, इसमें हमारी यूथ को इनएडवर्टेंटली और कुछ को प्लान करके इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो ऐसी बातें करें जिससे और ज़्यादा डिसेक्शन हो। ये बड़ा खतरनाक, क्योंकि फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है, और लड़ाई हमेशा यू फाइट एज अ नेशन, जिसमें अवाम और फौज मिलकर लड़ाई करते हैं। ये पॉइंट उनका था। तीसरा DGIS का वही बात थी कि साइफर की बड़ी क्लियर बात की है कि क्या था, कैसे और कैसे नेशनल सिक्योरिटी में बात की गई है। मेरे ख्याल में इससे तमाम अवाम दूर हो जाना चाहिए, अवाम को समझना चाहिए कि क्या बेहतर है, क्या ठीक है, और हर एक को सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की पॉलिटिकल हालात को ठीक करने के लिए, मुआशरी हालात को ठीक करने के लिए देखना चाहिए। सही। मुजम्मिल सरवरदी साहब, जो हालात और वाकयात हैं उनको देखते हुए आम आदमी के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके ख्याल में वो तमाम कंफ्यूजन दूर हो गई है? देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, क्योंकि समर कह रहे थे कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया गया है। मुझे लगता है जब वो इमरान खान कल लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो और उसकी तकारीर करेंगे तो वो इसमें उसका जवाब ज़रूर देंगे। और आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है और दूसरे बातें, मतलब शिकवा तो आज भी फवाद चौधरी साहब ने भी किया है कि जी इदारों को हम क्या जवाब दें, इदारों ने हमें अफसोस हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और ये इस तरह की बात तो दबे अल्फाज में की गई है। और मुझे नहीं लगता, जो मैं इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, वो कल जब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये जो 5th जनरेशन वॉर की बात है, हमारी 65% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनके लिए आइन और कानून को उस तरह समझना मुमकिन नहीं है जिस तरह बाकी लोग समझते हैं। और उनको जब ये बयानिए समझाए जाते हैं तो उनको अपील करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का सामना करना चाहिए। वो तो दुश्मन का खेल खेल रहे हैं। जो पिछले 6 माह से फौज के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं, इससे ज़्यादा दुश्मन की खिदमत कोई हो सकती थी जितनी उन्होंने कर दी है। जो ट्रेंड्स बना दिए हैं, खुद DGISI ने कहा कि मेरे खिलाफ ट्रेंड बनाया गया है। आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, DGISPR के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। ये कौन सी सियासी जमात है जो ये ट्रेंड्स बना रही है पिछले 6 माह से, और वो पाकिस्तान में क्या करना चाह रही है? उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। इस मुल्क में किसी को गाली निकालना कोई जुर्म नहीं है। अदलिया कहती है इदारों की तस्दीक नहीं होती अगर किसी ने गाली निकाल दी है। एक सेनेटर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ ट्वीट किया और इमरान खान साहब कहते हैं एक ट्वीट ही तो कर दिया है, कौन सी क़यामत आ गई है भाई? आपने वो ट्वीट की तस्दीक समर कुछ कहना चाह रहे हैं? आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है किसी के बरी होने से, किसी की सजा होने से? आप पाकिस्तान की आवाम को समझा रहे हैं कि जो अदालतें हैं ये फौज चलाती है। ठीक है मुजम्मिल साहब, देखिए ब्रिगेडियर साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे। जो बात मुजम्मिल साहब कर रहे हैं कि बिल्कुल फौज के अंदर ये बताया जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि आपकी आवाम जो है उनके और फौज के दरमियान को डिफरेंस आ जाए, उन पे आवाम का जो है डिस्टेंस आ जाए, लोगों का फौज पे अपनी एतबार ना रहे, या अपनी फौज के साथ उनकी कोई जो है खलीज आ जाए। तो ये सबसे वर्स्ट केस नहीं होता है किसी भी फौज के लिए। जो दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करते हैं कि लोगों को किसी मुल्क के उसकी फौज से दूर किया जाए। जितनी भी तगड़ी फौज हो, अवाम का जब तक एतमाद या सपोर्ट ना हो उस फौज के साथ, वो फौज जो है डिलीवर नहीं कर सकती। तो अब ये हुआ तो है पाकिस्तान के अंदर के बगैर दुश्मन की एक पैनी की इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे फौज के हवाले से लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा की गई हैं। तो इस पे यकीनी तौर पे जो है चीज़ें होनी चाहिए, लोगों का मुहासबा होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नाजिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही अभी जो बात मुजम्मिल साहब ने कही थी कि वो नौजवान जो इनके साथ हैं जिनमें इतनी समझ नहीं होती, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान साहब ने पिछले चंद साल में एक ऐसी नौजवानों की फ़ौज तैयार की है, और वो ज़ाहिर है हम ये बात जानते हैं कि इतना मुताला या मुशाहिदा नहीं होता, उसके नतीजे में वो बहुत आसानी से एक झूठे बयानिए को तस्लीम करने पर कायल हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक स्टैंडिंग तो थी ना माशरे में, तो उस अपनी मकबूलियत का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक पूरी जनरेशन को, पूरी नस्ल को उस गलत बयानी की तरफ लगा दिया। अब आज भी देखें, आज उन्होंने जो इमरान खान साहब ने यानी सोशल मीडिया वर्कर्स की एक पूरी फ़ौज तैयार की है, और
उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ यही है कि ये झूठे ट्रेंड चलाओ, इल्ज़ामात लगाओ, फौज को भी निशाना बनाओ, अदलिया को निशाना बनाओ। हर कोई जो इनसे इख्तलाफ करे किसी भी बात पे या इनको कोई समझाने की, अकल की बात समझाने की कोशिश करे, उसको ये टारगेट करते हैं, बल्कि करवाते हैं अपने लोगों से। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि न सिर्फ इमरान खान और नौजवान, इमरान खान के साथ जो सीनियर लोग हैं वो भी वही चीज़, यानी बैरिस्टर लेवल के लोग, बैरिस्टर सैफ कोई मतलब आला तालीमी याफ्ता आदमी हैं, शीरी मजारी हैं, ये अपने आजम सबाती 70-75 साल के हो रहे हैं, पूरे जितने लोग हैं सब उसी धारे में बहे चले जा रहे हैं। और कोई इमरान खान से नहीं कहता कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये नुकसानदेह है माशरे के लिए, मईशत के लिए, समाज के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, हर एक के लिए नुकसानदेह। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा भी सरगर्म हो गए हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद तहरीक इंसाफ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करके उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अब सवाल यह है कि क्या फैसल वावडा के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए? डॉक्टर नाजिर, पहले तो आपके ख्याल में अचानक से फैसल वावडा को क्या सूझी, उन्होंने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, हवा के रुख बदल रहे हैं और जाहिर है फैसल वावडा को भी अंदाज़ा था कि हवा का रुख बदल रहा है, और उस हवा के रुख बदलने का वाज़ेह निशानी जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो कल ही जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था कि इसके बाद कुछ और होने वाला है, और वो आज हुआ। लेकिन जो इनके इल्ज़ामात हैं वो बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम चीज़ें थी। एक तो इनके इल्ज़ामात थे, दूसरे इन्होंने जो जनाज़ों और मुमकिन अमवात की जो बात की है वो बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात है। पहले तो जो इन्होंने जो अरशद शरीफ साहब की वहाँ पर कत्ल हुआ उसके बारे में जो इन्होंने बात की, अच्छा उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। यानी इन्होंने ये कहा कि साजिश जो है वो तैयार हुई, पाकिस्तान में तैयार हुई। तो अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में तैयार हुई तो किसने की? अच्छा ये कह भी रहे हैं कि अगर मेरा फ़ोन ले लें तो इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब भी यही बात दोहरा रहे हैं कि जी मुझे साजिश का पता था, लेकिन वो बतला नहीं रहे हैं कि साजिश किसने की। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं बहुत बहादुर हूँ, किसी से नहीं डरता। अगर भाई आप किसी से डरते नहीं हैं और आपको साजिश का पता है तो आप कहते क्यों नहीं कि साजिश किसने तैयार की? इसका मतलब ये कि ये दोनों में से एक बात गलत है। और इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जो फ़ौरन ही पीटीआई के लोगों का और रहनुमाओं का रद्द अमल आया है, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो वावडा साहब ने जो बात की है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। और इनको इस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के बाद अंदाज़ा मुझे ये हो रहा था कि इमरान खान साहब शायद अपना लॉन्ग मार्च जो है वो कॉल ऑफ कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी कल सुबह 11 बजे तक खुदा खैर करे कि हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि ये कल इनको अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे मुझे बड़े भयानक नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर देना चाहिए, आपका पॉइंट आ गया। समर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से सम अप करेंगे? क्या निकला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ही बेरब्त थी कि जितनी बेरब्त कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग थी, ना कोई प्लानिंग, ना कोई तरतीब और ना उसका कोई हमें मकसद नज़र आया उसके अंदर। तो जो फैसल वावडा साहब हैं, समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें जो उन्होंने की कि मुझे किसी ने मार दिया तो 3-4 लाशें और गिरेंगी, लॉन्ग मार्च के अंदर मैं लाशें ही लाशें देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये कोई तंबीह, इसे आप कह सकते हैं कि ये कोई शायद तंबीह थी, डराने की कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। चूँकि इमरान खान कह चुके हैं कि फैमिलीज़ निकलेगी उनके इस लॉन्ग मार्च के अंदर, लोग आएंगे, फैमिलीज़ आएंगी। तो जाहिर है जब किसी को ये सुनने में मिलता है कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी तो फिर लोग ज़रा एहतियात करते हैं। बहुत से लोग जो हैं ना करते भी 10% लोग भी इस पर से निकल जाते तो बड़ा इंपैक्ट आता उसके अंदर कि भाई लॉन्ग मार्च के अंदर लोग नहीं आए। ज़ाहिर है जितना टाइम एक हफ्ता इमरान खान लेके इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में पहुंचाएंगे, वो पूरे पंजाब को मोबिलाइज करने का प्लान रखते हैं। साउथ पंजाब नहीं, सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब को वो पूरा मोबिलाइज करते हैं। और सारा वोट बैंक जो है, जितना भी वोट है जो नून लीग का था, ट्रेडिशनली वो जीतती आ रही है, वो जीटी रोड के ऊपर उनका सारा वोट बैंक था। तो जीटी रोड के ऊपर जो शहर हैं
जिस तरह गुजरांवाला हो गया, गुजरात हो गया, बाकी शहर हो गया, वहाँ से होते होते वो आएंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो टारगेट इमरान खान का यही है कि नून लीग का जो थोड़ा बहुत रह गया है उनकी वोट बैंक है, यानी कि मुकाबले में तो तहरीक इंसाफ इस वक्त आगे जा रही है नून लीग से पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी में। तो वो कह रहे हैं कि एक डेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नून लीग को इस लॉन्ग मार्च के जरिए वो भी डाला जाए। तो मेरे ख्याल से यही कोशिश थी फैसल वाडा की कि लोगों को लॉन्ग मार्च से भी ज़रा उनकी तवज्जो हटाई जाए, और एक बयानिया जो बन रहा था लोगों की नज़र में, आवाम की नज़र में इदारे के हवाले से अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर वो जो परसेप्शन थी उसे काउंटर करने की उन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है, लेकिन वो प्रॉपर्ली काउंटर कर पाए नहीं। मेरे ख्याल से उन्होंने कंफ्यूजन बढ़ाई है, कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ाई है। जो लोगों की जो परसेप्शन थी, जो शक था, उसमें इजाफा ही किया है। इसका फायदा मेरे ख्याल से नहीं हुआ, बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये जितने भी मामलात जो हैं फैसल वावडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ा सोच समझ के की होगी। ही इज नॉट बेवकूफ़ नहीं है, बहुत सोच समझ के उसने ये कॉन्फ्रेंस की है और उसने कुछ हिंट्स भी दिए हैं। लेकिन आई थिंक ज़्यादा लेकिन आई स्टिल बिलीव कि देखें, हमें स्पेकुलेशंस कम से कम करनी चाहिए। अब जो JIT बन रही है, जो जुडिशल कमीशन बन रहे हैं, जिसको भी बना रहे हैं, उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर पहलू को लें। द पर्पज़ इज़ कि किसी वजह से भी कोई भी बात हो, ये पता चलना चाहिए कि यहाँ से किसने भेजा। जो DGI ने ये बात की, यहाँ से क्यों भेजा गया, उसके बाद दुबई से क्यों गए, कीनिया में किसके पास ठहरे, किसको इनके आने जाने की खबर थी, कौन ड्राइवर था, कौन साथ था, ये सारे मुहरकात जो हैं ये पता चलने चाहिए। और यही इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक तश्कील दी गई है। और उसके बाद क्यों गाड़ी को रोका गया, गाड़ी के अंदर का बच्चा था तो फिर कैसे फायरिंग हुई, क्या क्लोज रेंज से, अपेरेंटली लगता है बड़ी क्लोज रेंज से फायर हुआ है, ये सारे पॉइंट देखने चाहिए। लेकिन अननेसेसरी आई थिंक इल्ज़ाम हमें अभी नहीं लगाने चाहिए। हमें वो देखना चाहिए कि जब इंक्वायरी करते हैं तो 2+2 करें। और मैं ये कहता हूँ, इस इंक्वायरी के अंदर जो बड़ी अच्छी बात थी कि इसके अंदर आपके जर्नलिस्ट होने चाहिए जो वेल रिप्यूटेड हों, उसके साथ बैलेंस टीम होनी चाहिए ताकि किसी को एतराज़ ना हो और तमाम उस इंक्वायरी को एक्सेप्ट करें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये जो उनका शहादत हुई है, मेरे ख्याल में जितने अच्छे वो जर्नलिस्ट थे, जितने अच्छे वो इंसान थे, ज़रूर उनकी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जुडिशल इंक्वायरी करें और दूध का दूध पानी का पानी करें। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जिस तरह से लॉन्ग मार्च पर फैसल वावडा ने अपने खदशात बताए हैं, आपके ख्याल में क्या नुकसान पहुंच सकता है लॉन्ग मार्च को? देखिए, जब लोग इकट्ठे हों तो फिर ख़तरा तो नुकसान का होता है। ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो किसी के कंट्रोल में थोड़ी होंगे, उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करें। जब PTI की लीडरशिप खुद इस किस्म की इंदिया देगी कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होंगे। और कैसे PTI कहती है कि उनके माजी के एहतजाज जो हैं वो सारे पुरअमन रहे हैं? क्या हमने PTV पर हमला नहीं देखा? क्या हमने पार्लिमान पर हमला नहीं देखा? क्या हमने वहाँ शलवारें लटकती नहीं देखी? क्या जजेस पिछले सुप्रीम कोर्ट के जजेस पिछले दरवाजे से नहीं जाते रहे हैं? तो ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई इतना अच्छा नहीं है धरने का पाकिस्तान में, इमरान खान के धरनों का और उसका। लिहाजा मेरे ख्याल में खतरा तो बहुत मौजूद है। लेकिन अब लोग देखकर अगर इमरान खान साहब कहेंगे जी मैं रेड जोन की तरफ जाना चाहता हूं, जैसे कि लास्ट टाइम जो जगह उनको दी गई यकदम उन्होंने एक दिन कह दिया कि मैं कल आगे जाऊंगा, तो फिर पुलिस ने क्या कर लिया? कुछ नहीं, वो लोग लेकिन लॉन्ग मार्च को किससे खतरा होगा मुजम्मिल साहब, जो आप कह रहे हैं? लॉन्ग मार्च को खतरा होगा, अमन अमान से खतरा होगा। उसमें को 10, 15, 20, 50, 100 लोग भी अगर अमन अमान ख़राब करने की तरफ आ जाएंगे और इश्तियाल महाजराई शुरू हो जाएगी तो नुकसान तो बड़ा हो जाएगा ना। जब आप मॉब इकट्ठा करते हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं कि मॉब आपके कंट्रोल में भी रहे। इमरान खान साहब अगर लोग इकट्ठे कर लेंगे तो क्या वो लोग इमरान खान साहब के कंट्रोल में रहेंगे? अगर उनमें से कोई 200, 500 कंट्रोल में नहीं रहते हैं और वो चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? चलें, यानी आपको लगता है कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो खतरा होगा और फैसल वावडा के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से डॉक्टर नाजिर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी डॉक्टर नाजिर। जी मैं वो वावडा साहब ने जो बात की थी कि जी इसमें तशद्दुद का खतरा है, मैं उसके जवाब में जो कहा गया पीटीआई की तरफ से वो यही कि जी ये पुरसुकून होगा, पुरअमन होगा, क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चे आएंगे और खवातीन और बच्चों को बुलाया जा रहा है बार बार। तो इमरान खान साहब से सवाल पूछना हक बनता है कि आपके अपने खवातीन और बच्चे कहाँ हैं? आप अपने खवातीन और बच्चों को तो इससे दूर रखें। क्या अवाम और पाकिस्तानी लोगों के बच्चे जो हैं रह गए इस चीज के लिए कि वो एहतजाज में जाएं और अपना वक्त इस चीज के लिए जाया करें? यही इसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये कॉल और फिर में तजाद है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देखें, इसमें सिर्फ सिंपल बात यह है कि गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये मत समझे कि थोड़े लोग जाएंगे, अगर ज्यादा लोग आ गए तो फिर क्या होगा। मैं इसलिए कहता हूँ गवर्नमेंट के पास अभी भी इनिशिएटिव है, ट्राई टू डिफ्यूज द सिचुएशन, प्रोवोकेशन स्टेटमेंट मत दें। ठीक समर। ये देखिए लॉन्ग मार्च होगा और दुआ यही है कि पुरअमन तरीके से हो, पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचे, कोई जानी नुकसान ना हो, किसी और किस्म का सिस्टम को कोई नुकसान ना हो और सिस्टम चलता रहने चाहिए। चूँकि सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम अगर चला जाए तो फिर आने वाला उसको ये होता है कि मैं 5 साल 10 साल मुझे अवाम के पास नहीं जाना, फिर अपनी मर्जी करता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत के आती हैं वो अवाम के सामने कम से कम अकाउंटेबल होती हैं। ठीक, मुजम्मिल साहब वेरी क्विकली। देखिए, अगर इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च पर हस्ब वादा H9 में जाकर बैठ जाते हैं तो ये हुकूमत की जीत है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं बैठ सकेंगे और कितने भी लोग ले आए, लोग दिन ब दिन कम होते जाएंगे। उनके लिए यही है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करेंगे, रेड जोन की तरफ जाएंगे, कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे, वरना बैठना तो हुकूमत के मफाद में है। ठीक है, वरना बैठना हुकूमत के मफाद में। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।